बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 2.4, जिसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किसी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि हम क्रैमर्स रूल की मदद से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। फर्स्ट पार्ट हमें बाउंड किया गया कि क्रैमर्स रूल की मदद से इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो। आप जानते हैं कि ये नॉन होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमें कांस्टेंट नॉन जीरो दिखाई दे रहे हैं। अगर पूरे सिस्टम में किसी एक इक्वेशन के अंदर भी कांस्टेंट नॉन जीरो हो तो पूरा सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाता है। लेकिन होमोजीनियस बनने के लिए तमाम कांस्टेंट्स का जीरो होना जरूरी है। दिस इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें इसे क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व करना है। उम्मीद है मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, मैंने कहा था कि प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 तीनों को आप मैट्रिक्स इन्वर्जन की प्रैक्टिस के लिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कीजिएगा। आपने ये प्रैक्टिस की होगी। अब हम क्रैमर्स रूल सीखेंगे तो इसी तरह से हम प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 को क्रैमर्स रूल की मदद से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी कमांड हो जाए क्रैमर्स रूल पर भी। अब क्रैमर्स रूल के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है? क्रैमर्स रूल के लिए भी स्टूडेंट्स वही प्रिकॉशन जो मैंने आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए बताया था। और वो प्रिकॉशन क्या है कि आप तमाम इक्वेशंस को सेम सीक्वेंस में ले आए। पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर z वाली टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहले x, फिर y, फिर z इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर कोई मिसिंग है तो उसके कोएफिशिएंट के तौर पर हमने जीरो याद रखना है कि हमने जीरो प्लेस करना है। यहां पर भी x, y और z मिसिंग है तो उसके कोएफिशिएंट के तौर पर जीरो लिया जाएगा। यहां पर x, उसके बाद y यहां पर है नहीं, y का कोएफिशिएंट 0, z का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये पहला प्रिकॉशन है जो आपने क्रैमर्स रूल में भी रखना है। इनफैक्ट जो क्रैमर्स रूल है ना, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की ही शॉर्ट फॉर्म है। ये उसी मेथड को बिल्कुल फार्मूलाज की शक्ल में कन्वर्ट किया गया। ये कोई डिफरेंट मेथड या डिफरेंट चीज नहीं है। ये उसी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो कि बड़ा डिटेल में था उसको समराइज करके फार्मूलाज बना दिए गए हैं। क्रैमर ने सिर्फ इतना काम किया है। अब वो फार्मूलाज क्या बनाए गए हैं ये भी आपको मैं आगे जाकर इसके सोल्यूशन में बताता हूं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सही सीक्वेंस में मौजूद है। हम इसके मैट्रिसेस बनाते हैं। हम कहते हैं कि लेट A be matrix of कोएफिशिएंट्स। A जो है वो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स होगा। तो A स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -2 और z का कोएफिशिएंट 0। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर z का कोएफिशिएंट 0, 3, 1, z का कोएफिशिएंट अगेन 0, 2, y का कोएफिशिएंट, यहां आप ध्यान रखना है, यहां पर यही स्टूडेंट गलती करते हैं कि गलती कर जाते हैं कि यहां पर y का कोएफिशिएंट 1 लिख देंगे जबकि यहां पर y का कोएफिशिएंट 0 है, z का कोएफिशिएंट 1। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स बना लिया। अब हमें मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स बनाना है। लेट मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स बी बी। मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स को मैंने बी का नाम दिया। ये कांस्टेंट्स सारे राइट साइड पर, इक्वल के राइट साइड पर मौजूद होने चाहिए, तब आपका मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स सही बनेगा। ये हम मैट्रिक्स बनाते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ये कॉलम मैट्रिक्स -4, -5, -1। अब स्टूडेंट्स, हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, यानी मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स का
डिटर्मिनेंट चाहिए। ये इनफैक्ट हमें यहां से ये भी पता चल जाएगा कि ए नॉन सिंगुलर है भी या नहीं। नॉन सिंगुलर है तो फिर ये सिस्टम जो है ये कंसिस्टेंट होगा। ए का डिटर्मिनेंट 1 - 2 0 3 1 0 2 0 1। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि इसे किस रो या किस कॉलम से एक्सपैंड करना सबसे अच्छा है। शाबाश। हमने सीखा हुआ एक्सपेंशन में कि जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरोज हों वहां से एक्सपेंशन बहुत आसान होती है। अब सबसे ज्यादा जीरोज कहां पर हैं? द आंसर इज कॉलम 3 में। सो हम कॉलम 3 से एक्सपैंड करेंगे प्लस माइनस प्लस। अब कॉलम 3 का स्टार्ट पॉजिटिव होगा और प्लस के बाद फिर माइनस और फिर प्लस। एक्सपेंडिंग बाय, हम यहां लिख देते हैं एक्सपेंडिंग बाय C3। जीरो, अब जीरो की रो और कॉलम छोड़ा 3 1 2 0 माइनस जीरो, जीरो की रो और कॉलम छोड़ा 1 - 2 2 0 प्लस 1, 1 की रो और कॉलम छोड़ा 1 - 2 3 1। जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके ये जीरो, ये भी जीरो। यहां पर हमें सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 × -2 इज -6, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास आ गया 7, नॉन जीरो। A is नॉन सिंगुलर। अब स्टूडेंट्स, ए हमारे पास नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब है इस सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, इस सिस्टम का सॉल्यूशन मौजूद है। अब हम एक और डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे जिसको हम A1 का नाम देते हैं। A1 अब डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, ये क्रैमर्स रूल के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जो प्रोसीजर है A1, इसे D1 भी बाज़-औक़ात कहा जाता है, फिर उसके बाद D2 होगा, D3 होगा। मैं इसे A1 A2 A3 कह रहा हूं। अब A1 डिटर्मिनेंट कैसे बनता है? आप A के अंदर जो A डिटर्मिनेंट है इसके अंदर फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दें मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स के साथ, ये जो इसके एलिमेंट्स हैं इनके साथ, -4 -5 -1, -4 -5 -1, और बाकी एज इट इज -2 1 0 0 0 1। A2 जब हम करेंगे तो उसमें हम सेकंड कॉलम को -4 -5 -1 के साथ रिप्लेस कर देंगे, और A3 के लिए हम थर्ड कॉलम को -4 -5 -1 के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब स्टूडेंट्स इसे एक्सपैंड करते हैं और अगेन इसे हम एक्सपैंड करेंगे कॉलम 3 से नेक्स्ट बोर्ड पर। एक्सपैंडिंग बाय C3। A1 0, जीरो की रो और कॉलम छोड़ा -5 1 -1 0, -0, रो और कॉलम छोड़ा -4 -2 -1 0 +1, रो और कॉलम छोड़ा -4 -2 -5 1। A1
इज इक्वल टू, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहां पर सिर्फ एक्सपेंशन करते हैं, -4 -5 -2 इज 10, ये स्टूडेंट्स आ गया -14। A2 A2 में हम इस डिटर्मिनेंट के सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे -4 -5 -1 यानी मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स के कॉलम के साथ। 1 3 2 -4 -5 -1 0 0 1। Expanding by C3 again, A2 is equal to 0 रो कॉलम छोड़ा 3 -5 2 -1 -0 रो कॉलम छोड़ा 1 -4 2 -1 +1 रो कॉलम छोड़ा 1 -4 3 -5। A2 is equal to -5 -12, 4 3s are 12। अब माइनस माइनस प्लस, तो 12 -5 is 7। अब A3 मालूम करेंगे, हम यहां पर थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स के कॉलम के साथ। नेक्स्ट बोर्ड पर A3 स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 1 3 2 -2 1 0 और आखिरी कॉलम को हम रिप्लेस कर रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स के कॉलम के साथ -4 -5 -1। एक्सपेंडिंग बाय, अब यहां पर एक्सपेंशन स्टूडेंट्स कहां से होनी चाहिए? शाबाश, या तो रो 3 से या कॉलम 2 से। तो एक्सपेंडिंग बाय मैं कर देता हूं जानबूझकर, ताकि आपको कॉलम 2 से एक्सपेंशन भी आ जाए। कॉलम 2, यहां पर स्टूडेंट्स पॉजिटिव साइन लगाया, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस। अब कॉलम 2 से एक्सपेंशन का स्टार्ट नेगेटिव होगा, और इधर हम अगर साइन लगाएं तो रो 3 से अगर हम एक्सपेंशन स्टार्ट करते तो फिर जो स्टार्ट था वो पॉजिटिव होता। अब कॉलम 2 से जो एक्सपेंशन का स्टार्ट है वो नेगेटिव होना है। A3 इज इक्वल टू -2। अब -2 की रो और कॉलम छोड़ा, -2 की रो और कॉलम छोड़ा 3 -5 2 -1। अब उसके बाद स्टूडेंट्स स्टार्ट नेगेटिव हुआ, उसके बाद +1, 1 की रो और कॉलम छोड़ा 1 -4 2 -1। उसके बाद 0 -0 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 0 की रो और कॉलम छोड़ा 1 -4 3 -5। A3 माइनस माइनस प्लस, 3 into -1 is -3, माइनस माइनस प्लस 5 2s are 10। जो माइनस फार्मूला का आना था उसकी वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद +1 -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2s are 8। ये स्टूडेंट्स 0, ये सारा 0 हो गया। A3 is equal to 10 minus 3 is 7, 7 2s are 14, 8 minus 1 is 7, 7 1s are 7, 14 plus 7 is 21। A3 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 21। हमने
4 डिटर्मिनेंट्स यहां पर मालूम किए हैं। एक सिंपल ए डिटर्मिनेंट, उसके बाद A1, ये भी एक डिटर्मिनेंट था, A2 और A3, ये भी 3 डिटर्मिनेंट्स थे। अब स्टूडेंट्स क्रैमर्स रूल के फार्मूलाज आपको बताता हूं। बाय क्रैमर्स रूल हमारे पास अननोन्स x, y और z है। अगर x1, x2, x3 हो तो आप वो नाम यूज कर लेंगे। x की वैल्यू A1 ओवर A डिटर्मिनेंट। इसी पैटर्न पर स्टूडेंट्स y की वैल्यू होगी A2 ओवर A डिटर्मिनेंट और z की वैल्यू होगी A3 ओवर A डिटर्मिनेंट। अगर x1, x2, x3 हो तो x1 के लिए A1 ओवर A डिटर्मिनेंट, x2 के लिए A2 ओवर A डिटर्मिनेंट और x3 के लिए A3 ओवर A डिटर्मिनेंट। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स A1 की वैल्यू हमने मालूम की थी -14 और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू स्टूडेंट्स 7, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -2। y इज इक्वल टू A2 ओवर A डिटर्मिनेंट। A2 की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है 7, A डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 7, y की वैल्यू आ गई 1, z की वैल्यू A3 ओवर A डिटर्मिनेंट। A3 की स्टूडेंट्स वैल्यू अभी हमने मालूम की 21, A डिटर्मिनेंट की वैल्यू 7, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3। स्टूडेंट्स ये 3 वैल्यूज अगर आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की किसी भी इक्वेशन में जाके पुट करेंगे तो वो इक्वेशन डेफिनेटली सेटिस्फाई होगी, उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आएगी, क्योंकि ये उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। अब हम यहां पर लिखते हैं हेंस x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन सेट की शक्ल में भी लिख सकते हैं और सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अब सेट आप जानते हैं कि उसमें हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन ये सेट जो है ये हमारे पास सिंगल सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। सो इसके अंदर हम ब्रैकेट स्मॉल लगाएंगे -2। ये ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं कि ये हमारे पास जिस तरह ऑर्डर्ड पेयर होता है ये ऑर्डर ट्रिपल है, यानी 3 वैल्यूज हैं हमारे पास इस सॉल्यूशन की। तो ऑर्डर्ड पेयर में पहले x फिर y होता है, यहां पर पहले x फिर y और फिर z की वैल्यू। स्टूडेंट्स ये x, y और z की वैल्यू आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जाके किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो वो इक्वेशन है वो डेफिनेटली सेटिस्फाई होगी। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 इनको आपने क्रैमर्स रूल की प्रैक्टिस के लिए, क्रैमर्स रूल पर कमांड हासिल करने के लिए लाजमी क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।